हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर 20 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जो बेरोजगार युवक जो थे उसके राज में उसको रोजगार दिलाया। तो इसमें ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाकी ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं, और शेरशाह सूरी। तो ये जो दिलाया गया था, ये बेरोजगारों को जो रोजगार दिया था, ये कौन थे? फिरोज तुगलक थे। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर बनाया गया जिसको रोजगार दफ्तर के नाम से जानते थे, और ये खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और उसकी योग्यता के आधार पर या उसकी जांच पड़ताल कर उसको यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। तो सही आंसर कौन हो गया? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। फिरोज तुगलक जो थे, जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था, बहुत शौक रखते थे, उसको दास रखना अच्छा लगता था। उसके दासों की संख्या यथासंभव 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिनका नाम था दीवाने अब बगदान। तो ये नाम याद रखिएगा, दीवाने बगदान जो एक विभाग या अलग विभाग बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या फिरोज तुगलक के द्वारा। ये एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है। इसका गठन किया था। उसके बाद इसमें क्या था कि उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को लगभग 1 से लेके 100% के बीच वेतन मिलता था, तथा कभी कभी जागीरें भी उनको मिलती थी। जागीरे का मतलब होता है कि उनको खेत या कुछ दे दिया जाता था, जिससे वो उसका उपज रखते थे और उसके बदले में दास का काम करते थे। इसमें फिरोज का यह शौक राज के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ, और धीरे धीरे ये भी एक कारण था कि तुगलक वंश का डिक्लाइन होने का कारण। ठीक है, धीरे धीरे समाप्त हो गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये कौन थे? ये फिरोज शाह तुगलक ही थे। इन्होंने क्या किए थे? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे राज्य में। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए थे, तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से इन्होंने लगवाया या जीवित किया। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फारसी यात्री या फारस के यात्री जिसका नाम था अब्दुल रजाक, भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये भारत में जो यात्रा किए थे वो किए थे देवराय टू के टाइम में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो सही आंसर इसका हो गया, अब्दुल रजाक जो भारत आए थे वो देवराय टू के टाइम में आए हुए थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम था देवराय टू कार्यकाल में आया था, और इनका कार्यकाल जो था देवराय का वो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसके शासनकाल में विजयनगर आया था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत एक लिखे थे जिनका नाम था मल्ता उसदाइन व मजम उल बहरीन। इसमें क्या है कि देवराय के शासनकाल का भी वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका लोदी वंश का। अगला ऑप्शन है बी नंबर सैयद वंश का। बाकी इस साइड है, देख लेते हैं। ऑप्शन है तुगलक वंश का या फिर खिलजी वंश का। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत पे जो सत्ता या वंश जो चला था वो चला था कौन सा वंश का? तो ये नाम याद रखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पे किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो थे सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये उस साइड है। कह रहा है तैमूर का आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने तुगलक शासक को कमजोर कर दिया था। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। मतलब तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था या अंतिम वंश था वो कौन थे? वो थे नसरुद्दीन। इनकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना। ठीक है, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश जिनका नाम था सैयद वंश की स्थापना की थी या नींव डाली थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये आगरा शहर जो बसाया गया था वो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। तो सही आंसर इसका डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा, 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक में से एक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे एक शहर का स्थापना किया जिनका नाम था आगरा। ठीक है, और उसके बाद बसाया, उसके बाद अपनी राजधानी भी बनाया उसको। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना जिसका नाम है गज और सिकंदरी का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था, उसी के समय में आरंभ में किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। ये बुक का आप लोग नाम याद रखिएगा। ये क्या था? ये एक आयुर्वेदिक का बुक था। इनका फारस में अनुवाद किया गया था सिकंदर के टाइम में। ठीक है, जिनका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ जिनका नाम था लज्जत सिकंदर शाही, ये भी बुक आप याद रखिएगा, जो कि गायन विद्या पे था। लज्जत सिकंदर शाही बुक की रचना की गई थी। सिकंदर लोदी जो थे शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। मतलब ये कविता में भी अपनी रुचि रखते थे और अपनी जो कविता का उपनाम हुआ करता था, इनका टाइटल हुआ करता था गुलरुखी। तो ये 3 बात आप याद रखिएगा। गुलरुखी नाम से कविता लिखते थे। लज्जत और सिकंदर शाही ये क्या था? गायन विद्या का एक श्रेष्ठ बुक का रचना किया गया था इस टाइम में। एक आयुर्वेदिक का बुक हुआ करता था जिनका फारस में अनुवाद किया गया था इसके टाइम में, जिसका नाम रखा गया था फरहंगे सिकंदरी। ये 3 बात आप लोग याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो माने जाते हैं वो हरिहर बुक्का को माने जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, और इस राज का जो है राजधानी जो रखा गया था वो हम्पी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो वो कौन थे? वो थे हरिहर 2। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 407 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने जो जीते थे उनमें से महत्वपूर्ण था कनरा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम आदि प्रदेश को जीता। और श्रीलंका से भी राजा से वो क्या करते थे? राजस्व वसूला करते थे। और बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। लेकिन 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने राज पर आक्रमण कर दिया, मतलब हरिहर 2 के राज पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। हरिहर 2 की सबसे बड़ी सफलता जो थी पश्चिम में बहमनी राज को जीतना। तो बहमनी राज को जीते थे हरिहर 2, और वो राज जो बेलगांव व गोवा को छीनना था। तो मेन ये हरिहर 2 जो थे वो गोवा और बेलगाम दोनों को छीने थे बहमनी किंगडम से। और वो बेसिकली जो थे शिव के उपासक थे, जिनको कहा जाता है विरूपाक्ष का उपासक। ठीक है, तो विरूपाक्ष के उपासक थे हरिहर 2। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। और इसमें कहा जा रहा है विजयनगर के जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान जो थे कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था। तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पंगाल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा वारंगल, कोडबिड्डू आदि के किले जीत लिए। उसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेनापति पराजित हुआ। मतलब इसमें जो विजय रहा वो कौन रहे? कृष्णदेव राय विजय रहे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका मुख्य विशेषता जो थी वित्तीय व्यवस्था का वो भू राजस्व, मतलब भू राजस्व प्राप्त से इनकी राज मतलब महत्वपूर्ण था भू राजस्व। इसका एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है
कि विजयनगर राज के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। इसके अलावा भी और आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर कर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, ये सब था मुख्य उनके जो धन आने का जो मतलब स्रोत था, ये सब हुआ करता था। तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड भी दिया जाता था, मतलब कोई अपराध में पकड़ाए जाते थे तो उसको आर्थिक दंड भी दिया जाता था, जुर्माना लगता था बेसिकली। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था, उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। शिष्ट, जिसका नाम हुआ करता था भूमि कर, ये नाम याद रखिएगा। विजयनगर में जो कर लगते थे भूमि कर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हुआ करता था शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। ठीक है, केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? 58 कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी, जो कि वर्तमान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, इस साइड है। तो हम्पी के खंडहर जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करता था ये। विजयनगर काल में ही यहाँ पे एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था विरूपाक्ष मंदिर, जो शिव को डेडिकेट किया गया है, यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? तो ये जो था रक्षा विभाग से संबंधित था। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया? सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दीवाने आरिज अथवा दीवाने मामलुक सुल्तान काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिज मामलिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। तो ये बात ये आप लोग याद रखेंगे, ये जो दीवाने अर्ज किसके काल में हुआ था? ये किया गया था बलबन के टाइम में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें कहा जा रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी हुआ करता था कहाँ पे? रायगढ़ में। सही आंसर हो गया इसका ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 1764 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कराया था। ये डेट याद रखिएगा, 1764 में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राजाभिषेक कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो ये थे अलाउद्दीन हसन। ठीक है, बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन हुआ करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दक्कन के अमीरान सहाद के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। मतलब जब तुगलक वंश का इधर ख़त्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, तो उस टाइम में साउथ में क्या हुए थे? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां, जिसको कहा जाता है हसन गुंग, जो 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक थे, नाम का एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। मतलब ये जो थे, ये कौन थे? एक सरदार थे, उन्होंने ही एक टाइटल अपनाया, जिनका क्या टाइटल था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की करके 1347 में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। उन्होंने गुलबर्ग को अपने नव स्थानांतरित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसका नाम अहसनाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उन्हें इसे 4 तरफों से अथवा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, जिसका नाम क्या था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन हुआ करता था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया। अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उन्होंने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये थी किससे? ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सरंजामी प्रथा। ये संबंधित था किससे? मराठा भू राजस्व जो वसूला जाता था, उनका नाम था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदार को सरंजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए प्रदान किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो ये कौन कौन थे? इसका सही आंसर डी है, खराज जो भूमि कर था उस टाइम का। उसके बाद उस्र, ये भी भूमि कर था।
मुक्तई, ये भी क्या हुआ करता था, भूमिकर हुआ करता था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो गया। ये बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इस एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, इस नाम याद रखिएगा, खराज उस्र मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स जो थे भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स किसको कहा जाता था, लूट का धन कहा जाता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था। इस पर लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 राजकोष में जमा हो जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा दिया। मतलब कि इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में उसको उल्टा कर दिया गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। मतलब जो सिकंदर लोदी थे, युद्ध जो करते थे इनके सैनिक, जो गड़े हुए खजाने मिलते थे तो उसमें से क्या होते थे, कोई भी हिस्सा राजस्व में नहीं डाला करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो ये सुल्तान कौन थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी थे। सही आंसर इसका सी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। मतलब जितना उपजेगा, मतलब 10 किलो उपजेगा तो 5 किलो जो है भू राजस्व के रूप में देना होता था शासक को, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया था। मतलब अनाज ही उसको चाहिए था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। याद रखिएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी 50% था और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी भू राजस्व कितना था, उपज का 50% ही था। लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमान के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कि भूमि को नाप लिया जाता था, उसके आधार पर किया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या था, अनुमान के आधार पर लिया जाता था। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ये जिस संप्रदाय से बिलोंग करते थे उसका नाम है सुहरावर्दी संप्रदाय। सही आंसर इसका हो गया ए। नाम याद रखिएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये जो संप्रदाय से बिलोंग करते थे उस संप्रदाय का नाम हुआ करता था सुहरावर्दी संप्रदाय। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1882 से लेकर 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसी टाइम में, इसी के काल में प्रारंभ किया गया था। ये सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आसिफ, शेख रुकुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलाउद्दीन सूर्य आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना के में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 38 नंबर में, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था। तो ये कौन थे। तो इसका सही आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तब पता चलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस्लाम शाह का पुत्र, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो यह नाम याद रखिएगा, ये विभाजित करने वाले कौन थे, इस्लाम शाह थे। इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार के लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो गया, ई हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों है, कहा जा रहा है कि शेर शाह के भी टाइम में थे और इस्लाम शाह के टाइम में भी यही थे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ई हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 39 नंबर में इसमें कहा जा रहा है जवाबीत का संबंध किससे था। तो ये जो था राज्य कानून से संबंधित था। नाम याद रखिएगा, जवाबीत का संबंध। ठीक है, जवाबीत का संबंध राज्य कानून से था। तो सही आंसर इसका हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर और इसमें कहा जा रहा है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससग्नी,
एवं जीटल किस धातुओं के थे? तो ये बना हुआ करता था, टांका भी हुआ करता था चांदी का, ससग्नी भी हुआ करता था चांदी का, लेकिन जीटल हुआ करता था तांबा का। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, सल्तनत काल में टांका चांदी एवं जीटल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससग्नी भी चांदी के सिक्का हुआ करता था। टांका एवं जीटल का अनुपात जो हुआ करता था ये 1:48 का हुआ करता था। तो सही आंसर इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो माना जाता है कि भारत में जो कागज़ का प्रयोग हो रहा है वो 12वीं शताब्दी से प्रयोग में लाया जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए हो गया है। ठीक है, 12वीं शताब्दी। कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। ठीक है, आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि तबकत नासरी का लेखक कौन था? तो ये जो लेखक है वो है मिनहाज उस सिराज। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ये 97 98 दोनों में पूछा गया था। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है। और जो कि क्या किया गया, सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ जो है 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत में विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, क्वेश्चन है 43 नंबर, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ठीक है, तो ये सारे भक्तों में क्या थे, या सारे संतों में क्या थे, ये कॉमन थे। तो सही आंसर इसका हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, भक्ति आंदोलन का जो संत थे, संत का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनका विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषा में ही उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषा में ही उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा में करते थे ताकि वहाँ के लोग जो है उस उपदेश को समझे और उसको आसानी से सुने या समझे या पालन करें। इस कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ था इसी टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे कौन सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी को मिलने से मना कर दिया था। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते चले गए, किंतु वो कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। ठीक है, दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उससे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूबा इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, महबूबा इलाही के नाम से, तो ये नाम आपको याद रखना है। आगे है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये किया गया था मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया सी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जयसी ने की थी। जयसी की पद्मावत, देखिए मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा और किया गया था, जैसे पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ठीक है, तो पद्मावत, रानी पद्मावत जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
46 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो इसके जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। तो सही आंसर हो गया इसका बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उनकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, और इसमें कह रहा है तुर्क बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्क में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधित घटनाओं का एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा, जिसका नाम क्या था, तुर्क बाबरी कहा जाता था। यह जो लिखा गया था, ये किताब ये लिखा गया था तुर्की भाषा में लिखा गया था, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। ये नाम याद रखिएगा, तुर्की जो था ये मुगल दरबार की राजभाषा नहीं हुआ करता था, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। मतलब जो मुगल दरबार का जो राजभाषा हुआ करता था वो फारसी था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, और इसमें कह रहा है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो ये किया गया था कब, 1532 में। सही आंसर इसका हो गया ए। 1532 में किया गया था हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर आक्रमण। तो सही आंसर इसका ये हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इस साइड दिया हुआ है। यह है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था वो 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर कर रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उन्होंने कलिंजार पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को भी इन्होंने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो वो थे हाजी बेगम। ठीक है, जिन्होंने अपने पति जो बादशाह पति थे उनके लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के, याद रखिएगा हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जिनका नाम था क्या था, दीन पना में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो है वो तैयार किया था कौन, मीरक मिर्जा गियासी, जो कि ईरान के एक वास्तुकार हुआ करता था, इन्होंने ही तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा हुआ करता था। इस मकबरे के पड़ित एक बाग की रचना किया था, मतलब इसके बगल में जो है, इस मकबरे के बगल में एक बाग का भी निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी हुमायूं की बहन के द्वारा, जिनका नाम था क्या, गुलबदन बेगम। सही आंसर इसका हो गया सी। इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने, मतलब बाबर की बेटी हुआ करती थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो एक फारसी भाषा में थे। याद रखिएगा, बाबर नामा लिखा गया था तुर्की भाषा में, और गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा लिखी थी ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के परिणन के लिए समग्र एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह लेखबंद करके उनकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेश के अनुसार किया गया था। तो हुमायूंनामा की जो रचनाकार थी वो बाबर की बेटी और हुमायूं का बहन जो हुआ करती थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा ये रचना किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो देखिए, हुमायूं द्वारा सबसे पहले जो किया गया था वो देवरा का युद्ध लड़ा गया था, फिर चौसा का युद्ध लड़ा गया था, फिर कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, फिर सरहंद का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध एवं सरहंद का युद्ध। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित दोड़ा, जिसको देवड़ा कहा जाता था, नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इनका नाम याद रखिएगा,
निजाम नामक भिश्ती ने उनकी क्या की थी, जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां, जिसका नाम था क्या, शेरशाह, की शक्ति का प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। मतलब जब ये हुमायूं को हरा दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, तो उसके शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर ली और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया था शेरशाह के द्वारा। ठीक है। 1540 को कनौज पर, या जिसका नाम है बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं ने शेरशाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर वो क्या किए थे, भारत से बाहर चले गए थे, इधर उधर भटकना पड़ा था उनको। 22 जून 1955 को सरहिंद का युद्ध की विजय ने हुमायूं का एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज वापस दिला दिया। ठीक है। मतलब तब तक शेरशाह की जो है मृत्यु हो गई थी 1545 के ही टाइम में, तब जाके पुनः ये आक्रमण किए इंडिया पे और फिर से ये इंडिया में आके राजा बन गए। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये कौन थे, ये थे शेरशाह सूरी। तो नाम याद रखिएगा, हजरत आला इसकी उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले कौन शासक थे, तो वो थे शेरशाह सूरी। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो स्थित है वो सासाराम बिहार में स्थित है और इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक के स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कलिंजाड़ युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। मतलब कलिंजाड़ युद्ध लड़ने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे घायल हो गए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें कह रहा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे। तो ये जो थे वो हकीम खां थे। ठीक है। तो सही आंसर कौन हो गया इसका, हकीम खां सी। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें महाराणा प्रताप और मुगल के सेनापति मान सिंह एवं अशफाक खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी ने भी की थी और उनका जो नेतृत्व किया था वो कौन थे, हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना ने भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसे छापामार युद्ध का सहारा लिया था। ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया था, सी हो गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो ये शासक कौन थे, अकबर। सही आंसर इसका हो गया डी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, मुगल शासक व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है वो अकबर को दिया जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासक, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने हिंदू और मुसलमान को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, 1562 में क्या हुआ था, दास प्रथा को अंत किया था अकबर के द्वारा। ठीक है। 1562 में दास प्रथा को अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण उपयुक्त में से चारों बिंदु को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कवर किए हैं कितना, पेज नंबर 28 तक कवर किए हैं। पेज नंबर 28 तक, क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर किए हैं। ठीक है। अगले सेशन में हम लोग पेज नंबर 56 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।